हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के कुछ सवाल। तो 2023 के जीएस का जो पेपर है उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 क्वेश्चंस के आज हम रिवीजन करेंगे, जिसमें से मेजर पोर्शन जो है आपका पॉलिटी का ही रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि डेली ही रिवाइज करें। तो इन केस ये जो फर्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं हम इस चैनल पर डाल रहे हैं। जो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस की डिस्कशन जो होगी वो हमारे एक और यूट्यूब चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इन केस आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप कर सकते हैं, वहाँ पे भी हम डेली 25-25 क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। 2023 और 22 का प्रीलिम्स का जीएस का पेपर हम रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ईजिली यहाँ पर आपको चीज़ें जो है वो समझ में भी आएंगी, क्योंकि 25 सवाल है, उनमें से आपको बहुत चीज़ें अगर आती हैं तो वेल एंड गुड, आपकी रिविजन हो जाएगी। अगर नहीं आती हैं तो आप क्या कर सकते हो, 25 क्वेश्चन की वीडियो देखकर किताब खोलकर साथ के साथ यहाँ पर रिवाइज करेंगे। ठीक है, हो सकता है आपको कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता भी ना हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ सबसे पहले बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्रोविजन और पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो यहाँ पे पेपर देते हो, आपका ध्यान रखना है कि नॉट वाला वर्ड जो है इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन क्या है, यूटी एंड पार्ट 8, देन स्केड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज पार्ट 10, ट्राइब्यूनल्स पार्ट 11, ऑफिशियल लैंग्वेज पार्ट 17। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए आपको इनकेस पता था डायरेक्टली वेल एंड गुड, नहीं पता था तो ऑप्शन नंबर सी ट्राइब्यूनल्स पार्ट 11 जो है उसका पार्ट नहीं है ये हमारा ट्राइब्यूनल्स। हमारा ट्राइब्यूनल्स पार्ट आता है ऑप्शन नंबर, या आप कह सकते हो ट्राइब्यूनल हमारा पार्ट आता है पार्ट नंबर 14A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर। आपको इमेजिन ये करना है इसके लिए कि आप इंडिया जैसी कंट्री को जब इस्टेब्लिश करते हैं, आपको पता है कि क्या पार्लियामेंट्री सेटअप है, कैसी हमारी गवर्नमेंट काम करती है, तो आप कैसे इमेजिन करोगे उसको। आप इसको ऐसे देखते हैं कि आपके पास एक कंट्री है, ठीक है, इतना एरिया स्पेसिफाई किया आपने। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारा वो हो जाएगा। ठीक है, कि आपने यूनियन को डिफाइन किया, टेरिटरीज को डिफाइन किया, फिर आप सिटीजनशिप के ऊपर आ गए, देन आप फंडामेंटल राइट्स देते हैं, देन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स देते हैं, फिर आपने कुछ ड्यूटीज भी ऐड कर दी कि सारा कुछ गवर्नमेंट का ही क्यों, यहाँ पे अब जो हमारे सब्जेक्ट है, हमारे जो जनता है, उसका भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, तो आपने उसका सब पार्ट बना दिया। देन फर्दर आप अपना एक सेंटर पे गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, फिर स्टेट्स में कर रहे हो, फिर आपके पास एक और आर्टिकल था स्टेट्स को लेकर, बट वो मंजूर नहीं हुआ तो उसको ओमिट कर दिया। ठीक है, 7 पार्ट जो है वो ओमिट कर दिया गया। देन आप 8 के ऊपर आते हैं, डायरेक्टली आपने स्टेट्स के बाद क्या किया, यूटीज को क्रिएट किया। यूटीज के बाद आप सोच रहे हैं कि अब हम और ग्रास रूट लेवल पे चलते हैं, तो हम पंचायत की बात कर रहे हैं। पंचायत पे आ गए हैं तो अब आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मॉडर्नाइजेशन की जब बात कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, म्यूनिसिपैलिटीज़ को भी बना दिया। म्यूनिसिपैलिटीज़ के बाद हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी आ गई। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ तो ठीक है, बट हमने अब क्या किया, हमारे जितने भी हमारे बैकवर्ड जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड कास्ट है, आपने उनको ओमिट कर दिया है ना, कि अब मेन स्ट्रीम से उनको भी जोड़ेंगे हम। तो शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज भी आ गए। अब वो चीज़ सेट है, लोगों को आपने बिल्कुल सही से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसी गवर्नमेंट काम कर रही है हमारी। फिर अब आपका क्या है, सेंटर और स्टेट का रिलेशन क्या है, उस चीज़ को सेट करेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आ रही है तो कुछ कुछ ऐसे समवॉट बिजनेस की बात हो रही है, पैसे की बात हो रही है। देन फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स की बात हो रही है। उसके बाद आप ट्रेड एंड कॉमर्स पे भी ध्यान देंगे। देन ट्रेड एंड कॉमर्स हो रहा है तो सर्विसेज की भी बात होगी। अब यूनियन एंड स्टेट्स की सर्विसेज की बात हो रही है, यहाँ पे कि मैनेज करने के लिए भी तो सरकार के कुछ ऐसे लोग होने चाहिए ना कि जो पॉलिसीज को फ्रेम करें, वरना पता कैसे लगेगा। उसके बाद सर्विसेज में भी कोई दिक्कत आती है तो उसके लिए आप ट्राइब्यूनल्स को इस्टेब्लिश करेंगे। ट्राइब्यूनल्स इस्टेब्लिश हो गए हैं अब हमारे पास, तो आप इलेक्शंस की बात कर सकते हो। देन अब कुछ क्लासेस को लेकर स्पेसिफिक आपने कुछ रोल दिया हुआ है, प्रोविजन दिया गया है, वो लिखेंगे। अब उस चीज़ को कन्वे कैसे किया जाएगा, एक ऑफिशियल लैंग्वेज को सेट डाउन कर देंगे। अब ऑफिशियल लैंग्वेज भी हो गई। अब क्या हो रहा है, अब हमें अपने देश को क्या करना है, वो मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड की बात करोगे ना जब, तो उस हिसाब से फर्दर आप क्या करोगे, अब सिक्योरिटी की बात करेंगे। सिक्योरिटी में इमरजेंसी प्रोविजंस को रख दिया। फिर आपने बोला कि अब इमरजेंसी भी हो गया, मिसलेनियस कर देते हैं। मिसलेनियस के बाद अब आप सोचेंगे कुछ कुछ मेजर चेंजेस लेके आने की बात करेंगे, उसको भी तो इस्टेब्लिश करना है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आ गया। अब कुछ टेम्पररी प्रोविजंस को भी ऐड कर देंगे। देन अब शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड फर्दर रिपील्स की बात कर देंगे। उसको भी यहाँ पे हम नोट डाउन कर देंगे कि क्या क्या चीज़ों को रिपील किया गया। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो करते हुए चलेंगे। मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड को अगर आप ध्यान में रख लेते हैं ना, कि सबसे पहले आप अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं, देन उसके बाद आप बोलते हैं कि अब हमें थोड़ी सी मटेरियल गेन मिल जाए, फिर आप बोलते नहीं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन चाहिए, देन फर्दर के सब कुछ ठीक है, जो चीज़ है उसका ध्यान में रख लिया, हमें सब कुछ अब आराम से सेट डाउन करना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देन अगर
अगर ये टेबल आपको याद हो गया वेल एंड गुड, तो आप इसका आंसर भी इजीली सॉल्व कर सकते थे। तो लिस्ट 1 दी गई है, ठीक है, आपको उसको लिस्ट 2 के साथ करेक्टली मैच करना था, ठीक है। तो आर्टिकल 324 अगर आपको पता है, क्योंकि न्यूज़ में रहता है बहुत ज़्यादा, इलेक्शन कमीशन के साथ डील करता है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको ये चीज़ पता होती। या इन केस अगर आप देख लीजिए कि हम पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको पेपर दे रहे हैं, आपको पब्लिक सर्विस कमीशन का ही पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास पब्लिक सर्विस कमीशन का आपको पता होता, देन फर्दर आप तरीके से इसको आंसर भी तब भी कर सकते थे। बट इन माई केस अगर मैं देखूँ तो इलेक्शन कमीशन का ही 324 मेरे को डायरेक्टली पता लग रहा है। कैसे पता लग रहा है? अगेन इस टेबल को रिवाइज किया था मैंने, इलेक्शंस को सेट डाउन किया था, इलेक्शन वाला हमारे पोर्शन भी सेट किया है, पढ़ा है। तो आर्टिकल 324 से ही अगर आप ये चीज़ को ले डाउन कर लेते तो आप बाकी सारे ऑप्शन को ईजिली ओमिट कर देते, तो हमारा बी करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाता है। अगेन यही टेबल इसका आंसर होगा। देन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली नहीं आएगा, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फर्स्ट मेट। तो अब हम एसएसटी की जब बात करते हैं, हम 6th क्लास से पढ़ रहे होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ड्राफ्टिंग कमेटी, ये सारी चीज़ें बच्चे को भी पता होती है। तो ओवरव्यू हम जब लेकर चलते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको पढ़ते हैं, हमें ये चीज़ पता होती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी, उसने ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, लेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। देन उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट हुआ, बट फुली एनैक्ट नहीं हुआ था यहाँ पे, ठीक है। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाद में होती है, जहाँ पे पूरा के पूरे आर्टिकल्स जो आज भी एक्टिव है, उस टाइम पे जो 1947 में ओरिजिनली थे, परसिस्ट कर रहे थे, एग्जिस्ट कर रहे थे, बनाए गए थे, वो फाइनली यहाँ पर एनैक्ट हुए थे। तो इस हिसाब से हमारी स्टोरी चलनी चाहिए। बट पहला स्टेप शुड बी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले मिली। तो नंबर 4 जो है इन आइदर केस वो सबसे पहले क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आना चाहिए। तो नंबर 4 पहले आता है, तो ए और सी को आप यहाँ पे ओमिट कर देते हैं, ठीक है। अब 4 तो हमारा नंबर 1 पे आ गया है, चलो यहाँ पे 4 लिख देते हैं। देन अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, ऑब्वियस सी बात है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्शन और इनएक्शन तो बाद में आ जाता है ना, कमेंसमेंट भी बाद में आ जाते हैं, तो 4 के बाद 1 आना चाहिए। देन अब यहाँ पे 4 के बाद 1 बी और डी दोनों के अंदर एग्जिस्ट करता है। देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड एनैक्टेड एंड डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कमेंस पहले हो गया था, ठीक है, अडॉप्ट हुआ, एनैक्ट हुआ, कमेंसमेंट हुई। देन आंसर नंबर डी हमारा करेक्ट ऑप्शन बन जाता है। कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया 26 तारीख को, 26 नवंबर को जब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे की बात करते हैं, जिसमें सारी की सारी प्रोविजंस यहाँ पर अनैक्ट नहीं हुई थी। अगेन आई एम टेलिंग यू, फुली आप कह सकते हो कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज जनवरी में जाकर, ठीक है। तो इस वजह से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। 4, 1, 2, 3 इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देन अब असर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ना। द प्रेसिडेंट कैन रिकमेंड टू द पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। लग रहा है सही है कि प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट लेजिस्लेचर के कंसर्न या उनके व्यू के बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। रीजनिंग क्या कह रही है कि इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। ये चीज आप कह सकते हो कि कहीं पे भी मेंशन डायरेक्टली नहीं है, ठीक है, बट इस चीज को माना जा सकता है। बट इसकी एक्सप्लेनेशन तो ये चीज की नहीं लग रही है ना। कैसे? कि अब प्रेसिडेंट जो है वो रेकमेंड कर रहे हैं पार्लियामेंट को कि वो अब चेंज करे बाउंड्री को, ठीक है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट। अब अगर वो प्रपोजल को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हैं या एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उसके बेसिस को अगर हम रीजन उसका दे देंगे तो वह असर्शन किस बात की रह जाएगी, माने कि प्रेसिडेंट रेकमेंड ही तभी करेंगे ना पार्लियामेंट को कि जब व्हेन ही इज आइदर श्योर और नॉट श्योर, ठीक है। तो अगर वो उनके ऊपर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर मैंडेटरी होता भी या नहीं भी हो रहा है, तो उसके बेसिस पे ही तो वो चीज़ बताएंगे। तो रीजनिंग जो है वो अगर असर्शन में होती तो वो माना जा सकता था, और असर्शन अगर रीजनिंग में होती तो वो चीज़ को माना जा सकता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो अब नई फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट या जो एग्जिस्टिंग, बेसिकली जब मैं बात कर रही हूँ तो ये रीजनिंग का भी कोई इतना मेजर लॉजिक नहीं है, ठीक है, इस पे इतना दिमाग में मत लगाइए। बेसिकली जो है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास ये डायरेक्टली पावर दी गई है विद द, अगर हम आर्टिकल 3 को यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि वो यहाँ पर इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है, किसी भी एरिया का नई स्टेट को भी बना सकते हैं, बट नई स्टेट के लिए अलग आर्टिकल रहता है। नई स्टेट विद इन द कंट्री ऑफ इंडिया जो कि एग्जिस्टिंग हमारे पास जोग्राफिकल एरिया है, फिर आर्टिकल 3 आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली ऑल्टर भी कर सकते हैं बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट को। तो ये चीज़ हमें डायरेक्टली पता है, तो यहाँ पर स्टेट्स का इतना इंटरवेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इन एनी केस
अब द बिल हैज़ बीन रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, अब तो ये चीज़ पास हो गई है, बट द बिल हैज़ बीन रेफर्ड टू द प्रेसिडेंट, रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट टू द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज देयर इन विद इन सच पीरियड एज मे बी स्पेसिफाइड इन द रेफरेंस और विद इन सच पीरियड एज द प्रेसिडेंट में अलाउ द पीरियड और सो स्पेसिफाइड और अलाउड हैज़ एक्सपायर्ड। तो यहाँ पे कहीं पे तो डायरेक्टली ये लिखा ही नहीं गया है कि असेंट की रिक्वायरमेंट है स्टेट्स के या कुछ भी, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। उनको सिर्फ बताया जा रहा है कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे जाना जाए कि क्या है, ठीक है, उसके बेसिस पे यहाँ पे आंसर दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास है विद रेफरेंस टू द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विच इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, which of the following statements is or are correct? पहली चीज, the acts done by him as vice president before such declaration are considered valid. दूसरी चीज, the acts done by him as vice president on the day of such declaration are not considered. यानी कि आप कह सकते हो कि इनको invalid माना जाता है, ठीक है। अब डायरेक्टली अब इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे आर्टिकल 71 को रेफर करेंगे एंड कहेंगे कि हम नहीं जी, हमारी पहली स्टेटमेंट ही करेक्ट है, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि इनवैलिड कैसे मान लोगे आप कि कोई व्यक्ति चाहे 10 दिन के लिए ही प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बना है, उनके डिसीजंस को आप रिवोक कैसे कर सकते हैं? अगर आप रिवोक कर रहे हैं तो आप प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है, जो ऑफिस बेरर की पोस्ट है, उसी को ही चैलेंज कर रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारा आर्टिकल 71 यही कहता है कि अगर इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट अगर उसको डिक्लेयर कर दिया जाए वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, acts done by him in the exercise and performance of the powers and duties of the office of president or vice president as the case may be, चाहे वो उसी दिन हो या उस दिन से पहले हो, यानी कि डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वाले दिन हो या उससे पहले का हो, शैल नॉट बी इनवैलिडेटेड बाय द रीजन ऑफ दैट डिक्लेरेशन, यानी कि चाहे वॉइड भी डिक्लेयर हो गया हो आपका इलेक्शन, ठीक है, बट अगर आप वीपी या प्रेसिडेंट की बात करते हैं, आप सर्व कर रहे हैं, तो आपके डिसीजंस को चाहे डिक्लेरेशन आने से 1 मिनट पहले भी आपने जो डिसीजन लिया है वो इनवैलिडेट नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप एक ऑफिस बेरर की पोजीशन में हो, आपका वो ऑफिस ही, आपका ओहदा ही इतना बड़ा है कि आपको या आपके डिसीजन को इन द कैपेसिटी ऑफ बीइंग द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हम जस्ट बिकॉज एक जो सुप्रीम कोर्ट की डिक्लेरेशन आ रही है उसको इनवैलिडेट नहीं करेंगे। तो आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि उसको हम आर नॉट कंसिडर्ड, अगर यहाँ पे नॉट की जगह सिर्फ कंसिडर्ड होता तो हमारे पास दोनों की दोनों सिचुएशंस जो है वो सही हो जाती, बट यहाँ पर नॉट कंसिडर्ड वर्ड यूज किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप आपको ये चीज समझ आ गई हो। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमन स्पीकर इन लोकसभा? बिल्कुल सिंपल था ये सवाल, तीसरी चौथी क्लास का बच्चा भी आंसर कर सकता है। ऑप्शन नंबर सी, मीरा कुमार जी। देन अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। नॉट करेक्टली मैच्ड, पेयर नॉट करेक्टली मैच्ड। थर्ड शेड्यूल फॉर्म ऑफ ओथ और एफर्मेशन, शेड्यूल लैंग्वेजेस का 8th शेड्यूल लैंग्वेजेस, देन 9th शेड्यूल एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, 10th शेड्यूल प्रोविजंस टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो यहाँ पे अगर आप एलिमिनेशन की तरफ से भी चलते हैं, 10th शेड्यूल की बात करते हैं, डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, हमेशा एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करता है, 10th शेड्यूल के साथ डील करता है। अब 9th शेड्यूल की तरफ आप ध्यान से देखिए, ठीक है। 9th शेड्यूल में जनरली अगर आपने फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ी होगी 1951 की, जो कि बहुचर्चित यहाँ पे अमेंडमेंट है, उसके अंदर बेसिकली कहा गया था कि 9th शेड्यूल में हम उस लिस्ट को ऐड करेंगे जो कि जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर होगी, ठीक है। तो बेसिकली तो वो तो एक लिस्ट होनी चाहिए थे, आप कह सकते हैं लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होने चाहिए थे ना, जो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू से बाहर है। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स की यहाँ पे बात कहाँ से आ जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी आपको कल्प्रेट आपका मिल रहा है कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ पे डायरेक्टली आपको ये चीज़ पता होगी, अगर नहीं याद हो रही है तो बहुत सिंपल ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के थ्रू आपको ये याद भी रह जाएगा। Then, Constitution of India initially permitted the use of English language for all official purposes for a period of. Again, हमारे Constitution में ये चीज़ भी मेंशन की गई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब आर्टिकल की तरफ चलते हैं। 120 आपका आर्टिकल है, जिसमें डायरेक्टली ये चीज़ लिखा गया था कि अनलेस पार्लियामेंट बाय लॉ अदरवाइज प्रोवाइड्स, दिस आर्टिकल शैल आफ्टर द एक्सपिरेशन ऑफ अ पीरियड ऑफ 15 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन हैव इफेक्ट as if the words or in English were omitted therefrom, ठीक है। तो इनिशियली 15 साल की यहाँ पे परमिशन थी। देन 9th क्वेश्चन की बात करते हैं। assertion क्या है कि प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट,
बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। A bill passed by the two houses of the parliament cannot become a law without the assent of the president। बिल्कुल सही बात है, प्रेसिडेंट अगर पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट हैं तभी तो उनके बेसिस पे या उनके असेंट के बगैर कोई भी जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है कि अब यहाँ पे क्या था कि पिछली जो आपकी असर्शन थी उसके अंदर ये उल्टा कर दिया गया, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना, नॉट वाला पोर्शन हम ए में रख दिया गया है। तो वीडियो को पीछे जाके देख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी में पहले नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन था, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ए इसका इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो अब ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो डायरेक्टली हमें पता कैसे लगा, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट की बात करते हैं अंडर आर्टिकल 79, प्रेसिडेंट जो है, अब देयर शैल बी अ पार्लियामेंट इन द यूनियन, यानी कि सेंटर में एक पार्लियामेंट होगा जिसका पार्ट कौन होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड टू हाउसेस, जिसका क्या नाम है यहाँ पर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको राज्यसभा बोलते हैं, हाउस ऑफ द पीपल जिनको हम लोकसभा बोलते हैं। तो इसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो डिसीजंस हैं वो यूनियन के थ्रू जो लिए जाएंगे, या अब कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन से एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन जो है विद रिस्पेक्ट टू विच पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉज। तो पार्लियामेंट का पार्ट अगर प्रेसिडेंट है तो उनकी मर्जी के बगैर कोई भी अब जो बिल है वो लॉ नहीं बन सकता। ठीक है, अब विद रेफरेंस टू यूनियन फाइनेंस कमीशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहला, फाइनेंस कमीशन हैज अ चेयरमैन एंड 6 मेंबर्स, देन इट सबमिट्स इट्स रिपोर्ट्स टू नीति आयोग। तो फाइनेंस कमीशन की जब हम बात करें तो मनी रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब्जेक्टिव सी बात है। ठीक है, तो मनी रिलेटेड बात हो रही है यूनियन फाइनेंस कमीशन में। जो हमारे फाइनेंस कमिश्नर ऑफ इंडिया है एंड जितने भी हमारे ये फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं। ठीक है, अब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर वो अपॉइंट करते हैं तो डायरेक्टली मनी रिलेटेड बात हो रही है, एंड मनी रिलेटेड एक एस्पेक्ट वो भी है, ये मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ, जैसे मैं इसको याद रखती थी कि मनी रिलेटेड एस्पेक्ट एक ये भी है कि जो मनी बिल है वो लोकसभा में इंट्रोड्यूस जो होता है वो ऑन दी या इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है ऑटोमेटिकली। तो फिर यहाँ पे रिपोर्ट जो है वो नीति आयोग के पास क्यों जाएगी, मैंने इस तरीके से इसको जज किया। तो इस बेसिस पे मेरे को लगता है कि सेकंड स्टेटमेंट मेरी गलत होगी। अगर इन केस आपकी जगह मैं पेपर देती तो मैं इस हिसाब से सोच रही थी, सेकंड स्टेटमेंट गलत होगी। अब आती है बात जो कि आती है कि आपको नंबर्स में कैसे याद है, चेयरमैन तो होंगे ऑब्वियस सी बात है, ये 6 मेंबर्स जो है ना, ये हमारा यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट को भी गलत कर देता है। दैट इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब कैसे, फाइनेंस कमिश्नर जो है या फाइनेंस कमीशन है सॉरी, वो प्रेसिडेंट जो है विद इन द 2 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हर 5 साल बाद फाइनेंस कमीशन को यहां पर एस्टैब्लिश करेंगे, एंड चेयरमैन होंगे उसमें और 4 अदर मेंबर्स होंगे टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, एंड डायरेक्टली जो रिपोर्ट है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही जाती है। देन 11th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉलोइंग, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू इशू सर्टेन रिट्स टू स्टॉप वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। पहली स्टेटमेंट क्या कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है रिट्स को इशू करने के लिए, हाबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंट, सर्चरारी विच इज एप्रोप्रिएट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। स्टेटमेंट तो सही रख दिया, पहली तो सही है। देन पार्लियामेंट मे बाय लॉ एम्पावर एनी अदर कोर्ट टू एक्सरसाइज विद इन इट्स जुरिसडिक्शन द पावर्स गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ सही है या नहीं, इसके ऊपर अगर आप नहीं पता आपको तो ये चीज़ भी बिल्कुल सही है। जब आप आर्टिकल 32 पढ़ते हो ना, उसके अंदर जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ मेजर चीज़ें जो है वो पतली पतली लाइनें जो है ना वो भी लिखी जाती है, जो क्लॉजेज लिखे जाते हैं उसमें यही कहते हैं कि क्लॉज 2 ने तो बोल दिया कि सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू कर सकता है 32, ठीक है, जब आप रेमेडी सीख करने जाते हैं। देन क्लॉज 3 ये कहती है विदाउट प्रेजुडिस टू द पावर्स कन्फर्ड टू ऑन द सुप्रीम कोर्ट बाय क्लॉजेज 1 and 2, पार्लियामेंट जो है वो अलाउ कर सकता है, किसी और कोर्ट को एम्पावर कर सकता है कि एक्सरसाइज करे लोकल लिमिट्स इन इट्स जुरिसडिक्शन of all or any of the powers exercisable by the Supreme Court under clause 2. clause 2 हमें कहती है रिट इशूइंग पावर को, तो पार्लियामेंट अगर अलाउ करता है तो रिट्स को भी इशू कर सकता है कोई और कोर्ट। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारी जो स्टेटमेंट है, यानी कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल करेक्ट हो जाती हैं। देन 12th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के ऊपर पूछा गया है ये स्टेटमेंट कि पर्सन इज अपॉइंटेड एज अटॉर्नी जनरल हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो अटॉर्नी जनरल की बात करते हैं तो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इंडिया के वो होते हैं। तो ठीक है, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर है। अगर आप हायरार्की को नोटिस करें तो सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है हमारे पास, ठीक है, एरिया वाइज, जुरिसडिक्शन वाइज, पावर वाइज भी अगर हम हायरार्की को पढ़ते हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये स्टेटमेंट सही होगी कि लॉ ऑफिसर वही व्यक्ति बन सकता है इंडिया का टॉप मोस्ट, या आप कह सकते हो फर्स्ट जो लॉ ऑफिसर जो है या टॉप मोस्ट पोजीशन पे जो लॉ ऑफिसर है वो सुप्रीम कोर्ट से ही होंगे, ठीक है, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। एटलीस्ट ये क्वालिफिकेशन है, डायरेक्टली हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी बताया गया। दूसरी चीज, अटॉर्नी जनरल कैन बी रिमूव टू द सेम प्रोसेस एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये स्टेटमेंट थोड़ी सी ना डाइसी लगती है यहाँ पर,
ठीक है, कि सेम प्रोसेस में क्यों, एज अ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वो जज थोड़े ना है, वो तो लॉ ऑफिसर है, उनको हम जज की तरह क्यों रिमूव करेंगे, उनकी बस क्वालिफिकेशन इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ जज होनी चाहिए। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी यहाँ पर गलत हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अब ये चलते हैं आर्टिकल नंबर 76 के ऊपर, ठीक है, कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू बी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। बट इसके अलावा यहाँ पर देखें कि वो प्रेसिडेंट जो है उनको कहेंगे कि अपनी डिस्चार्ज कीजिए ड्यूटी एंड फंक्शंस कन्फर्ड टू हिम ऑन हिम बाय और अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एनी अदर लॉ फ्रॉम बीइंग इन फोर्स। ठीक है, अब राइट टू ऑडियंस भी है उनको। अब यहाँ पे कहीं पे देखा हुआ लास्ट आप क्लॉज देखिए, फोर्थ क्लॉज देखिए, अटॉर्नी जनरल शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट एंड शैल रिसीव रेन्यूमरेशन एज द प्रेसिडेंट मे डिटरमिन। तो यहाँ पर रिमूवल वाले प्रोसेस की बात अगर हम करें तो वो प्रेसिडेंट के पास ही पावर है, अब सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू या सेम प्रोसेस की बात यहाँ पर नहीं की गई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है करेक्ट आंसर है, फर्स्ट स्टेटमेंट ही करेक्ट है हमारी। देन 13 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहले कि लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर मे नॉट बी मोर देन 1/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ दैट स्टेट। दूसरी स्टेटमेंट कह रही है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट मस्ट हैव एटलीस्ट 40 मेंबर्स इन इट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं। ठीक है, वो कैसे, अब हम देखते हैं आर्टिकल 171 कॉम्पोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारा फर्स्ट क्लॉज जो है वो ये कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल के इन अ स्टेट such council shall not exceed 1/3 of the total number of members of legislative assembly of the state provided कि जो अब हमारे पास number of total of members है must not be less than 40। डायरेक्टली आर्टिकल 171 पे हम पहुंच जाते हैं और ये आंसर भी हमारा सही हो जाता है। देन अब ये आ जाता है थोड़ा फैक्चुअल सवाल कि उत्तर प्रदेश में 31 सीट्स है अलॉटेड फॉर राज्यसभा, सेकंड बोल रहा है कि 80 मेंबर्स लोकसभा के इलेक्ट होते हैं यूपी से। तो दोनों स्टेटमेंट्स अगेन ये करेक्ट है, इस चीज़ के लिए आपको ध्यान में रखना है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको, ये लोकसभा की बात की जाए तो यहीं कहीं आपको यूपी दिख रहा है बिल्कुल एंड में। तो 80 सीट्स हमारे पास लोकसभा की हैं, राज्यसभा की बात करें तो टोटल हमारे पास 31 सीट्स यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। देन विद रेफरेंस टू द पोस्ट इन सेक्रेटेरिएट ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट। पहली, कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड फॉर द सेक्रेटेरिएट ऑफ ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड, द पार्लियामेंट हैज द राइट टू रेगुलेट द सर्विस कंडीशंस ऑफ द सेक्रेटेरिएट स्टाफ ऑफ आइदर हाउस ऑफ इट। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स अगेन करेक्ट हैं, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी कि सेक्रेटेरिएट जो है सेपरेट हो सकता है प्रोवाइडेड नथिंग इन दिस क्लॉज मस्ट बी कंस्ट्रूड एज प्रिवेंटिंग क्रिएशन ऑफ पोस्ट कॉमन इन बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। एंड सेकंड क्लॉज कह रही है पार्लियामेंट लॉ के थ्रू रेगुलेट कर सकता है रिक्रूटमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस फॉर द पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सेक्रेटेरिएट स्टाफ इन आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। देन अब विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग ग्राम सभा। A statement not true निकालनी है, it has powers and functions at the village level like state legislature has at the state level। थोड़ी वेग स्टेटमेंट है ये, ध्यान रखना, कंसिडर कर सकते हैं हम, इसे कैंसिल आउट नहीं करेंगे। इट्स पावर्स आर डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अब इट इज अ विलेज असेंबली कंसिस्टिंग ऑफ ऑल रजिस्टर्ड वोटर्स इन द एरिया ऑफ पंचायत। पंचायत एरिया में भी ये चीज होती है, रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं अब पंचायत एरिया के अंदर विलेज असेंबली की तरह ही ये हैं। तो अब नॉट ट्रू वाली स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है गलत हो जाता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो यहाँ पर गलत हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर मैं देखूं तो मुझे ये स्टेटमेंट ना ए जो है वो वेग लग रही है, बट आप इन जनरल सेंस अगर आप देखें तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट लगेगा, विच इज नॉट ट्रू। ठीक है, तो पावर्स आर डिटर्मिन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियस सी बात है, पावर्स जो है ग्राम सभा में विलेज लेवल की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट है, तो ये बिल्कुल सही चीज़ है। ठीक है, ये स्टेटमेंट डायरेक्टली अगर हम देखें तो ऐसी ही सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ जाता है, बट मैंने इसको इस चीज़ से भी इंटरप्रेट किया था, इट हैज़ पावर्स एंड फंक्शन एट द विलेज लेवल लाइक द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एट स्टेट लेवल। तो लॉ मेकिंग पावर जो है वो विलेज पंचायत के पास कहीं ना कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है फुली एज द स्टेट लेजिस्लेचर हैज एट द स्टेट लेवल। ठीक है, बट चलो इस चीज़ को ओमिट कीजिए कि इस चीज़ को इंट्रिकेसी में नहीं घुसना इतना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर बनता है। तो ये गलत लिखा गया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 243A यहाँ पर ग्राम सभा में क्या कहता है, विलेज लेवल एज द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बी एज बाय लॉ प्रोवाइड्स, हमारा ये करेक्ट आंसर होगा। देन
ऑल इलेक्शंस ऑफ द पंचायत आर कंडक्टेड बाय, बिल्कुल सिंपल सी बात है, पंचायत की बात हो रही है यहाँ पे, हमारे पास स्टेट इलेक्शन कमीशन है, क्योंकि स्टेट्स के अंडर ही आ रहा है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन है। हमें आर्टिकल 243 के भी यही चीज बता रहा है कि अब यहाँ पर स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो अब यहाँ पर ध्यान में रखेगी इसके इलेक्शंस। फर्दर 18th क्वेश्चन की बात करते हैं, विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ अशोक मेहता कमिटी 1977 ऑन पंचायती राज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? फर्स्ट, 3-tier सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय द 2-tier ऑफ द 2-tier सिस्टम। ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है व्हेन इट कम्स टू अशोक मेहता कमिटी। देन द ब्लॉक शुड बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ फॉर डिसेंट्रलाइजेशन अंडर पॉपुलर सुपरविजन बिलो द स्टेट लेवल। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर नहीं कही गई थी, ब्लॉक लेवल की जगह यहाँ पर आप कह सकते हो कि जिला लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात की जाती है, ये चीज को रेकमेंड किया गया था। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट मार्क करनी थी, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देन द रेजिग्नेशन लेटर बाय द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज एड्रेस्ड टू, ठीक है, अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो रेजिग्नेशन की जब हम बात कर रहे हैं वो भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही रेजिग्नेशन दिया जाएगा। एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड और सील। ठीक है, अब प्रोवाइडेड दैट अ जज मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन बाय हिज ऑफिस। तो जो अपॉइंट कर रहे हैं रेजिग्नेशन भी उसे दिया जाएगा। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ आर्टिकल 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? ठीक है, प्रोहिबिशन अगेंस्ट डबल जेपडी, देन सेल्फ इंक्रिमिनेशन कॉज, प्रोहिबिशन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, डी टॉर्चर। ठीक है, तो अब आर्टिकल 20 को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेते हैं। वैसे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। पहली क्लॉज क्या कहती है? नो पर्सन शैल बी कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायलेशन ऑफ लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमिशन ऑफ एक्ट चार्ज एज एन ऑफेंस नॉर बी सब्जेक्टेड टू पेनल्टी ग्रेटर देन विच माइट हैव बीन इन्फ्लिक्टेड अंडर द लॉ फोर्स एट द टाइम एंड द कमीशन टू ऑफेंस। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है प्रोहिबिशन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। ठीक है, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ की बात ये करता है। इसका मेजर सा मैं आपको बता देती हूँ कि मतलब क्या होता है। ठीक है, कि सपोज कीजिए कि कोई भी ए एक्टिविटी है वो टिल 1 दिसंबर तक एज अ क्राइम घोषित नहीं की गई थी। ठीक है, अब कोई व्यक्ति नंबर 1 उसको 1 दिसंबर से पहले अगर कमिट करता है, ठीक है, जो कि उस टाइम पे अब कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं थी, बट अब यहाँ पे 1 दिसंबर को जस्ट बिकॉज ये लॉ पास हो गया कि ये जो ए एक्टिविटी है ये आपका जो है वो क्राइम माना जाएगा, तो इस व्यक्ति को जिसने अभी 1 तारीख से पहले उस क्राइम को कमिट किया है उसके लिए आप उसको दोषी नहीं मान सकते, क्योंकि जो हमारे लॉज है वो हम रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं लेते हैं, वो हम प्रोस्पेक्टिवली लेते हैं। तो एक्सपोस्ट फैक्टो लॉ के थ्रू आप उस बंदे को, किसी भी व्यक्ति को हरास नहीं कर सकते, कन्विक्ट नहीं कर सकते। दूसरी चीज, नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस, कि एक बार सजा मिल गई है 2 बार नहीं मिलेगी, तो ये डबल जेपडी की बात करता है। ठीक है, तीसरा जो है यहाँ पे क्लॉज कहती है, नो पर्सन शैल अक्यूज ऑफ एनी ऑफिस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात करता है। ठीक है, तो ये सेल्फ इंक्रिमिनेशन की बात कर रहा है। तो आर्टिकल 20 में और कोई चीज़ तो है ही नहीं, जो चीज़ बचती है वो यहाँ पे टॉर्चर बचती है। तो टॉर्चर की जब हम जनरली बात करते हैं ना, तो हमारा NHRC की बात कर रहे हैं, कमीशन जो हमारा ह्यूमन राइट्स का है, उसके अंदर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, बट एज सच यहाँ पे जो अगर हम आर्टिकल 20 की बात करते हैं वहाँ पे ये चीज़ नहीं मेंशन की गई। Then 21st question, which of the following provision is a part of both directive principles of the state policy and fundamental duties? Fairly simple question. Guardians to provide opportunity for education to children. Education to children की जब हम बात करते हैं DPSPs and fundamental duties. Fundamental duties में तो as such यहाँ पर सिर्फ अपॉर्चुनिटी टू एजुकेशन की बात की जा रही है, तो हमारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी कुछ यहाँ पे रेकमेंड करती है, बट डायरेक्टली यहाँ पर नहीं बोल रही है। प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, हाँ, फंडामेंटल ड्यूटी भी है हमारे पास, DPSP भी है। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज की तो कहीं पे बात नहीं की गई है। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड की जब हम बात करते हैं वो DPSPs का पार्ट है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 48A आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है। देन 51A की तरफ चलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो हमारा जो G क्लॉज की जब हम बात कर रहे हैं, प्रोटेक्ट एंड इंप्रूव नेचुरल एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर एनवायरनमेंट बन जाता है। देन 22nd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट? फर्स्ट कहती है हमारी स्टेटमेंट, आर्टिकल 109 प्रोवाइड्स फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज इन सर्टेन केसेस।
स्टेटमेंट गलत है, 109 नहीं है, 108 आर्टिकल है। 109 ऑनवर्ड जब हम बात करते हैं तो हम बिल्स की बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। देन सेकंड, स्पीकर प्रिजाइड्स द जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। अब स्पीकर ऑफ लोकसभा होना चाहिए था जनरली अगर हम इसकी वर्डिंग की बात करें, बट चलो बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं तो बी ऑप्शन को हम इसको करेक्ट मान लेते हैं कि अब यहाँ पर 109 स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स यहाँ पर आ रहा है। 118 जो हमारा रूल है वो ये कह रहा है, 118 आर्टिकल जो है वो रूल्स ऑफ प्रोसीजर की बात कर रहा है, जो कह रहा है कि जॉइंट सिटिंग ऑफ द टू हाउसेज, द स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, और अगर वो एब्सेंट हैं उस टाइम पे जो लोकसभा के स्पीकर हैं, अब जो उनके रिप्लेसमेंट में उस टाइम पे उस व्यक्ति बैठे हुए हैं, मे बी डिटर्मिन्ड बाय द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर मेड अंडर दिस क्लॉज 3 शैल प्रिजाइड। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पे डायरेक्टली गिवन है। देन 23rd हिस्ट्री वाला पोर्शन शुरू हो जाता है कि विद रेफरेंस टू द इन्वेडर्स इन एंशिएंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ग्रीक्स, शाकास, कुशनस। देन बी में आता है ग्रीक्स, कुशन्स या शाकास। थर्ड देन शाकास, ग्रीक्स एंड कुशन्स। डी इज शाकास, कुशन्स एंड ग्रीक्स। सबसे पहले हमें पता है कि अलेक्जेंडर से ही हमारी कहानी शुरू होती है, तो अलेक्जेंडर ग्रीक थे, तो सी एंड डी को तो आप ये काट लीजिए, ठीक है। देन हमारे पास जब हम शाक्य क्लैन की बात करते हैं, दे वर द सेकेंड। कुशन्स तो बहुत बाद में आई, ठीक है। देन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाता है कि इन्वेजन जो है एंशिएंट इंडिया का फर्स्टली डन बाय ग्रीक्स है, फिर देन शाकास है, एंड देन कुशनास है। ग्रीक कॉन्क्वेस्ट इंडिया की बहुत पहले शुरू हो गई थी कॉमन एरा में, ठीक है। अब ट्रेड होता था इंडिया एंड ग्रीस के बीच में, सिल्क रोड हुई थी, देन गोल्ड, सब कुछ ही चीज़ों का होता था। देन शाका जो है वो अल्टरनेटिवली अगर हम बात करें इंडो सिंथियंस भी इनको हम बोलते हैं, नॉर्थ वेस्ट से आए थे इंडिया में 1st सेंचुरी BC में, ठीक है। देन कुशनास जो है वो एंड में आए थे 3rd सेंचुरी BC में, तो ये ईयर वाइज आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देन मिलिंद पन्हो इज द फॉर्म ऑफ डायलॉग बिटवीन किंग मिलिंद एंड बुद्धिस्ट सेंट। कौन से थे बुद्धिस्ट सेंट? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागसेन, ठीक है। अब नागसेन जो है, मिलिंद पानो बेसिकली कंपाइलेशन है ऑफ अ डायलॉग बिटवीन नागसेन जो कि बुद्धिस्ट आप कह सकते हो सेंट थे, एंड यहाँ पे मिलिंद की जब हम बात कर रहे हैं तो मिलिंद को हम कैसे रेफर भी कर सकते हैं, जनरली मैंने यहाँ पे नाम भी लिखा था, किंग मिनांडर को हम मिलिंद बोलते हैं जब पाली की बात करते हैं, तो ये लैंग्वेज का थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो अब जो हमारे पास जब हम बात करते हैं नागसेना की, वो एक सरस्वती वदन बुद्धिस्ट थे, ठीक है, बुद्धिस्ट सेज थे जो कि 150 BC के अराउंड थे। तो अब ये अगर हम बात करते हैं कि सरस्वती वदन, महायान और हिनयान की तो हम बात करते हैं, सरस्वती वदन जो है वो लेटर ऑन अगर हम देखें तो रावा पक्का वाला आपको सर ने बताया होगा, एक निमोनिक बनाया था, उसमें पक्का में जो KA है वो कश्मीर है, तो ये बुद्धिस्ट काउंसिल्स की बात कर रहे हैं ना। कश्मीर की जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल जब हुई थी उसमें महायान एंड हिनयान बुद्धिज्म बन गया था, ठीक है। तो 4th बुद्धिस्ट जो कश्मीर में काउंसिल हुई थी उस टाइम पे जो हमारे पास ये सरस्वती वदन बुद्धिस्ट थे, वो फाइनली जो है वो अब कहाँ पे महायान स्कूल का पार्ट बन गए थे, ठीक है। तो अगर आपको कोई पूछे नेक्स्ट टाइम कि नागसेना कौन से अगर बुद्धिस्ट सेज थे, तो वैसे जनरली आप सरस्वती वदन बुद्धिस्ट ही बोलेंगे, बट लेटर ऑन अगर आपसे कोई पूछे महायान या हिनयान तो आप बोलेंगे महायान में, ठीक है। देन 25th चरक संहिता, ठीक है। चरक की स्टोरीज जनरली हर एक टेक्स्ट बुक में होती है कि फर्स्ट प्लास्टिक सर्जरी जो है वो इंडिया में आयुर्वेद के टाइम से होती आ रही है ना, तो प्लास्टिक सर्जरीज एंड एवरीथिंग जो क्योर होता था आयुर्वेदा के थ्रू, तो वहाँ पे चरक का नाम आता ही है। आर डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी चैप्टर्स एंड सेक्शंस। तो बेसिकली ये आयुर्वेदा का पूछा हुआ सवाल है, या आयुर्वेदा के कॉन्सेप्ट से पूछा हुआ सवाल है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 120 चैप्टर्स एंड 8 सेक्शंस। तो चरक संहिता में जनरली चरक कौन थे? रिनॉन्ड ऑथर एंड ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट इन, अब चरक संहिता जो है ओल्डेस्ट सर्वाइविंग टेक्स्ट आयुर्वेदा की है। एंड अब मास्टर प्लान है कि कैसे तरीके से सर्जरी होगी, 120 चैप्टर्स है, 8 स्पेसिफिक स्थान या पार्टीशंस के थ्रू, है ना। तो वो कौन से 8 स्थान है हमारे पास? सूत्र स्थान, देन निधान स्थान, विमान स्थान, शरीर स्थान, इंद्रिय स्थान, देन चिकित्सा स्थान, कल्प स्थान एंड सिद्धि स्थान। ये 12 जो है चैप्टर्स के थ्रू यहाँ पर आप कह सकते हो 120 चैप्टर्स के थ्रू 8 स्पेसिफिक स्थान या पार्टीशंस में इसको डिवाइड किया गया है, पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। तो चरक संहिता यही चीज बताती है। सो दीज वर द 1 to 25 क्वेश्चंस। नेक्स्ट 26 ऑनवर्ड्स जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो डेली हम डिस्कस करेंगे इन ऑन दी अनदर चैनल जो कि स्लीपी क्लासेस का ही है, जिसका लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड कोई भी इशू होता है प्लीज़ लेट अस नो। थैंक यू सो मच।